बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. My name is Asif Zulfikar. I am here to teach you Physics class 9th. जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था इन डिटेल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज हमारा 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का सब टॉपिक है, जिसका नेम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हमारे पास टोटल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स 9 होती हैं, ये आपने याद रखना है। हमारे पास टोटल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कितनी होती हैं? 9 होती हैं। आइए अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारी जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इट्स अ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं motion of an object its causes and effects। आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसके मोशन की वजह से दो सरफेसेस के दरमियान में कुछ ना कुछ कॉज प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेट अस कंसीडर दैट एन एग्जांपल। मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये मेरा हैंड है। हैंड के पाम के ऊपर अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को रब करूंगा इस तरीके से, तो मैं क्या कह सकता हूं? ये बोर्ड मार्कर इस टाइम मोशन में है। दो सरफेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हुई हैं। फर्स्ट सरफेस ये एंड सेकेंड सरफेस इज माई पाम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो ये दोनों सरफेसेस के ऊपर एक फोर्स लगती है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं मोशन की वजह से इन दोनों सरफेसेस के ऊपर कोई ना कोई कॉज हुआ, कोई ना कोई अफेक्ट हुआ। इसी तरीके से एक गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। कार अगर एक रोड के ऊपर मूव कर रही हो, तो कार के टायर्स एंड रोड की सरफेस दोनों आपस में क्या होती हैं? कांटेक्ट में आती हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारी कार के टायर्स साल या 1.5 साल बाद ऑटोमेटिकली रफ हो जाते हैं, हमें उन्हें चेंज करवाना पड़ता है। अब हम सेकंड ब्रांच की बात कर लेते हैं, विच इज हीट। अब इसमें हम स्टडी किसको करेंगे? नेचर ऑफ heat energy, second modes of transfer of heat energy, effects of
हीट एनर्जी। नेचर ऑफ हीट एनर्जी से क्या मुराद है? सनलाइट से जो हमारे पास एनर्जी आती है, हमारी बॉडी पे पड़ती है, तो मैं कह सकता हूं वो एनर्जी हमारी बॉडी पे जो होती है इन अ फॉर्म ऑफ हीट होती है। एक ऐसी एनर्जी जो सर्दियों में हम एक इलेक्ट्रिक हीटर से हासिल करते हैं, उसकी नेचर सनलाइट की एनर्जी, हीट एनर्जी की नेचर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। थर्ड, अगर हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग के दौरान जो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी नेचर डिफरेंट होती है। इस तरीके से सनलाइट, इलेक्ट्रिक हीटर एंड कुकिंग रेंज से जो गैस के थ्रू हम हीट हासिल करते हैं, ये तीनों क्या है? डिफरेंट नेचर्स की हैं। आपने ये बात याद रखनी है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। मोड्स तीन तरह के होते हैं जिनके थ्रू हम हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। ये मैं लिख देता हूं। हमारे पास टोटल कितने मोड्स होते हैं? 3 टाइप्स मोड्स होते हैं। नंबर 1 कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशंस। अब इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, जाहिर सी बात है जब हमारी बॉडी पे कोई हीट बढ़ेगी तो उसका कोई ना कोई हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा, या किसी भी मटेरियल पे पड़ती है तो उसका इफेक्ट होता है। इस टाइप में हम नेचर ऑफ हीट एनर्जी, मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम अपनी थर्ड ब्रांच को एक्सप्लेन करते हैं। साउंड के अंदर हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स of sound waves, production of sound waves, properties of sound waves, and last one is applications of sound waves. अब फिजिकल एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है? जब भी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है उसका किसी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। अब साउंड वेव प्रोड्यूस्ड कैसे होती है, ये बात आपने याद रखनी है। साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 थिंग्स रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1 इज वाइब्रेटिंग बॉडी एंड एन अदर इज अ मटेरियल, जिसे हम मीडियम भी कहते हैं। जिस तरह अभी मैं आपके सामने हूं, वाइब्रेटिंग बॉडी, मेरे ग्लैंड्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेरे माउथ से आवाज आ रही है और हमारे इर्द गिर्द एयर एज अ मीडियम प्रेजेंट है जो मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। अब अगर मैं कंसीडर कर लूं 3 डिफरेंट वाइब्रेटिंग बॉडीज, एक वाइब्रेटिंग बॉडी बहुत ज्यादा तेज आवाज प्रोड्यूस कर रही है, एक बहुत मध्यम आवाज प्रोड्यूस कर रही है और एक मीडियम आवाज प्रोड्यूस कर रही है, तो तीनों जो बॉडीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने की क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। एंड इनकी एप्लीकेशंस को हम साउंड के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट आवर फोर्थ ब्रांच इज लाइट। इन लाइट वी स्टडी अबाउट फिजिकल aspects of light, properties, working, and last one is use in optical instrument.
अब जाहिर तौर पे लाइट का किसी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में लाइट की ब्रांच में स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे ये लाइट आखिर किस तरीके से काम करती है। और ऑप्टिकल का मतलब होता है मिरर, लाइट एनर्जी को मिरर के साथ कंबाइन करके हम इसमें सब के सब स्टडी करते हैं। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने वो शीशों वाले बल्ब देखे होंगे जो काफी ओल्ड हुआ करते थे, जिनको यूज किया जाता था। उसके अंदर आप देखते हैं लाइट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एज अ रिजल्ट हमें क्या करता है, वो लाइट प्रोवाइड करता है। जैसे आपने ट्यूबलाइट्स देखी होंगी, ट्यूबलाइट्स के ऊपर वाला हिस्सा शीशे का होता है, जब आप उसे तोड़ते हैं इसी वजह से क्या होता है, मिरर अलग अलग हो जाता है। इसके अंदर एक किस तरीके से लाइट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो हम इस ब्रांच में, लाइट की ब्रांच में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट आवर फिफ्थ टाइप इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड आ जाए आपने ये बात याद रखनी है, हम यहां पे स्टडी करेंगे अबाउट चार्जेस। मतलब इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तब क्या करते हैं, चार्जेस इन मोशन। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तब क्या करते हैं, एंड इट्स रिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तब उनकी किस तरीके से वर्क करते हैं, जब चार्जेस मोशन में होते हैं तब कैसे वर्क करते हैं, एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है गाड़ियों में बैटरी लगाई जाती है। जब गाड़ियां रन करती हैं तो बैटरी के अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं, चार्ज होते हैं। लेकिन जब गाड़ी को बंद कर दिया जाता है वही चार्ज जो है रेस्ट में आ जाते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में आते हैं आप बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को टच कर सकते हैं, आपको वो चार्जेस अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं, सेल्फ उसको पावर देते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो एज अ रिजल्ट वही चार्जेस मोशन में आते हैं एंड एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके घर में लाइट्स एंड फैन प्रेजेंट हैं, थ्रू स्विच उनको वायर प्रोवाइड की जाती है। जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो चार्जेस आपकी वायर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो चार्जेस उस टाइम क्या हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। तब चार्जेस आगे फ्लो नहीं करते, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते फैन को, इसलिए वो चलता नहीं है। लाइट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, वो चलती नहीं है। तो जब आप स्विच को ऑन कर लेते हैं चार्जेस इन मोशन में आ जाते हैं और आपका फैन एंड आपकी लाइट जो है वो चलने लग जाती है। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने बैटरी सेल्स देखे होंगे छोटे, जो रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में डलते हैं। जब आप उसको रिमोट कंट्रोल में इंसर्ट करवाते हैं तब आपके जो उसके अंदर सेल्स, जब उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपका रिमोट कंट्रोल काम करने लग जाता है। लेकिन वही चार्जेस, वही आप अगर सेल को अपने हाथ में पकड़ लें तो वो क्या होगा, उसके अंदर चार्जेस रेस्ट में होंगे और वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट नहीं करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं, जो इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप फर्दर जाके इसी बुक में या 10th क्लास की बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। वो ये है कि जब भी आपके चार्जेस मोशन में होंगे तो वहां पे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है वो आप फर्दर जब हम इस टाइप को 10th क्लास में जाके इसको स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम अपने 6th टाइप की तरफ चलते हैं, विच इज एटॉमिक फिजिक्स। एटम से ही आपको पता लग रहा होगा, एटॉमिक के नेम से, कि हम इसमें स्टडी करेंगे एटम को। इसमें हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इन दोनों
दोनों चीजों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट आवर सेवेंथ टाइप इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किस चीज को स्टडी करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लाई, आफ्टर दैट बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई। अब हम अपनी सेवंथ टाइप को डिटेल में स्टडी करेंगे विच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप स्टडी करेंगे प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लाई, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को समझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड न्यूक्लाई। न्यूक्लियर हमेशा एक एटम के सेंट्रल पार्ट को कहते हैं जिसके अंदर आपका प्रोटॉन प्रेजेंट होता है एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसा कि अगर मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लाई बनाऊं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाऊं, इसके आउटर मोस्ट जो शेल होता है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका सेंट्रल पार्ट जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं जिसके अंदर 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसके सेंट्रल पार्ट, अब ये सिंगल एटम है इसलिए इसके सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? सिंपल न्यूक्लियस। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाए, इट्स मींस दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास जो न्यू चीज आएगी उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लाई। इस टाइप में हम स्टडी करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लाई किस तरीके से की जाती है, और न्यूक्लाई के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई जब आपस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसकी वजह से उनका बिहेवियर किस तरीके का होता है, सब चीजें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम अपनी 8th टाइप की तरफ चलते हैं विच इज प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, आपको पता है हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं विच इज नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड, नंबर 3 इज गैस। लेकिन हमारे पास एक न्यू स्टेट भी आ चुकी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? आयनिक स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। हमारी जो लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है नंबर 9 इज जियो फिजिक्स। जियो का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जियो का मतलब होता है अर्थ। 9th जो टाइप है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थ। डिटेल में आपको जियो फिजिक्स में बताया जाएगा किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थ के बारे में। ये आपकी
टोटल 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थी जो मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज 1.2 एंड इट्स नेम इज फिजिकल क्वांटिटीज। आइए फिजिकल क्वांटिटीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स 1.2 एंड इट्स मेन हेडिंग इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। और measurable quantities are called physical quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम माप सके वो हमारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कुछ एग्जाम्पल हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से फिर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जाम्पल इज लेंथ, सेकेंड वन इज mass, third one is time, and number fourth is temperature. अब देखिए, अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूं आप किसी ये बुक पढ़ी है, एक बुक की आप लेंथ मेजर करें, तो वो इजीली क्या करेगा? थ्रू स्केल बुक की लेंथ को मेजर करके मुझे बता देगा। इसी तरीके से मैस, जिसको मास भी पढ़ते हैं, आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वहां पे वेट मशीन पड़ी होती है, आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर रख के उसका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम, अब टाइम को हम किस तरीके से मेजर करेंगे? इफ वी वांट टू गो फ्रॉम लाहौर टू मरी, जब हम लाहौर से निकले, हमने घड़ी पे टाइम नोट कर लिया कि किस टाइम पे हम यहां से निकले, और जब मरी पहुंचे तो वहां पे हम किस टाइम पहुंचे। कंसीडर कर लेते हैं हम 6 घंटे में फ्रॉम लाहौर टू मरी पहुंच गए, तो हमने इजीली क्या कर लिया? थ्रू क्लॉक अपना टाइम मेजर कर लिया। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। आपको पता है आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर इजीली मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से? आप थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर के थ्रू आप इजीली अपना टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं, वो ये क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। नंबर 1 इज मैग्नीट्यूड, नंबर 1 इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड नंबर 2 इज यूनिट। अब आप न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर, मैं अपनी क्लास में 3 स्टूडेंट कंसीडर कर लेता हूं। तीनों स्टूडेंट से मैं एक बात करता हूं, आपने अपनी हाइट को मेजर करना है। एक स्टूडेंट अपनी हाइट को मेजर करके मुझे कहता है, सर मेरी हाइट जो है 180, सिंपल
हाइट है, सेकंड स्टूडेंट कहता है मेरी सेंटीमीटर हाइट है, एंड थर्ड मुझे कहता है सर मेरी हाइट टोटल कितनी है 180 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टूडेंट क्या कहता है मुझे मेरी हाइट सिंपल 180 है, सेकंड स्टूडेंट क्या कहता है मेरी हाइट सिंपल सेंटीमीटर है, एंड थर्ड वन क्या कहता है मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है। आप खुद जरा इस बात पे गौर करें कि आपको फर्स्ट स्टूडेंट की बात कही हुई समझ आ रही है? वो सिंपल कह रहा है मेरी हाइट 180 है, हमें नहीं समझ आ रही 180 सेंटीमीटर है, 180 मिलीमीटर है। ये इसी तरीके से सेकंड स्टूडेंट क्या कह रहा है मेरी हाइट सिंपल सेंटीमीटर है, क्या आपको समझ आ रही है कितने सेंटीमीटर है? नहीं। थर्ड स्टूडेंट ने बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर दिया, उसने क्या कहा कि मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट फिजिकल क्वांटिटी आ गई, उस बच्चे ने अपनी हाइट को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वे में एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पॉइंट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं। जबकि सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास क्या आता है यूनिट आ जाता है, जिस यूनिट में हमने अपनी वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर किया था। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बाजार ग्रोसरी खरीदने जाता हूं, ग्रोसर को मैं कह देता हूं मुझे 5 शुगर दे दो या केजी शुगर दे दो, तो मुझसे पूछेगा सर आपको 5 पीसीज ऑफ शुगर चाहिए, 5 पैकेट्स ऑफ शुगर चाहिए, आपको कितनी शुगर कितनी क्वांटिटी में शुगर चाहिए? तो मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे ग्रोसर 5 केजी शुगर चाहिए, तो इजीली मुझे वो उसका मैस मेजर करके प्रोवाइड कर देगा शुगर। अगर मैं इसको कहूंगा सिंपल केजी शुगर चाहिए, तो मेरे से पूछेगा सर आपको कितनी केजी शुगर चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास टोटल 2 टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। नंबर 1 इज बेस क्वांटिटी, and number 2 is derived quantity। आपसे ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज की टोटल 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज बेस क्वांटिटी एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज बेस क्वांटिटी। व्हाट इज बेस क्वांटिटीज? सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती है। ये बात नहीं भूलनी बिल्कुल भी। हमारे पास टोटल कितनी होती है 7 बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो बिल्कुल बुनियादी हो, जो किसी से मिलके ना बनी हो। जैसा कि एक एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करते हैं। मेरे पास पाकिस्तानी रुपया है, उस पाकिस्तानी रुपये से मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो पाकिस्तानी रुपया है वो क्या है, वो मेरे पास बेस क्वांटिटी है। उस बेस क्वांटिटी से मैं कोई और क्वांटिटी भी इजीली खरीद सकता हूं। अब बेस क्वांटिटी क्या है? बेस quantities are those quantities on the basis of this other quantities are expressed। अब
हमारे पास बेस क्वांटिटीज कुछ मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या होती है? लेंथ होती है। सेकंड हमारे पास क्या होती है? मास होती है। थर्ड हमारे पास टाइम। फोर्थ हमारे पास टेम्परेचर। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज derived quantities अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसी होती हैं? अब डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझने के लिए फिर हमें एक एग्जांपल कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया बुनियाद, बेस हमारी क्या है? बुनियाद क्वांटिटी। अब पाकिस्तानी रुपया मेरे पास क्या है? बुनियादी क्वांटिटी है। अब इस बुनियादी क्वांटिटी के थ्रू, पाकिस्तानी रुपए के थ्रू मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। मैं कहता हूं मैं पाकिस्तानी रुपए से अमेरिकन डॉलर खरीद लेता हूं, तो मेरे पास एक क्वांटिटी थी बेस क्वांटिटी विच इज पाकिस्तानी रुपया, इससे मैंने अमेरिकन डॉलर खरीद लिया। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी बेस क्वांटिटी की बेस पे एक्सप्लेन की जाए वो हमारी क्या होती है? डिराइव क्वांटिटी होती है। एक और एग्जांपल से इसको कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक मैंने बनाना शेक बनाना है, मेरे पास बनाना, मिल्क, शुगर एंड जूसर, ये चार चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन चार चीजों को मैं मिला दूंगा मेरे पास एक न्यू क्वांटिटी आ जाएगी। उस न्यू क्वांटिटी को मैं बनाना शेक कहता हूं विच इज आवर डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज are those quantities which expressed on the base of base quantity। कुछ एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं। नंबर 1 इज स्पीड, सेकेंड इज वॉल्यूम, थर्ड इज एरिया। हमारा आज का सेकंड 1.2 टॉपिक भी एंड हो गया है। अब आप सब अपनी बुक का थर्ड पेज ओपन कर लें ताकि हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दें। कोई मुश्किल वर्ड है तो मैं आपको उसका मीनिंग बता दूं। सबसे पहले हमारी जो ब्रांच है फिजिक्स की, इट्स मैकेनिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट ब्रांच इज हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, modes of transfer and effects of heat. After that, our third type is sound. It deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications. Light. It is the study of physical aspects of light, its properties, working एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है इट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर अफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। हमारी जो न्यू टाइप है इट्स एटॉमिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर and the properties of atoms। अब हमारी जो न्यू टाइप है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई। न्यूक्लाई को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या डिफरेंस है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लाई में, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, properties of
आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जियो का मतलब जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, अब दोबारा बता रहा हूं, जियो का मतलब है अर्थ। इसमें हम किस चीज को स्टडी करेंगे? इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आफ्टर दैट आप सब अपनी बुक का 4th पेज ओपन कर लें। सबसे फर्स्ट पे आपको नजर आ रहा होगा फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है। हमारी जो मेन हमने जो टॉपिक थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। इसका आंसर है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम माप सके वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इसको मार्क कर लें। आपको एमसीक्यूज किस तरीके से पूछा जा सकता है मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। अब फिजिकल क्वांटिटीज पोजेसिस का मतलब होता है रखना। एट लीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। अब आपको 2 मिटा दिया जाएगा, वहां पे पूछ दिया जाएगा कि a physical quantities possesses at least dash characteristics in common। अब आपको नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 2, 3, 4, 5। अब आपको अगर इसका आंसर एक्यूरेट पता होगा तो आप इजीली इसको मार्क कर लेंगे कि इसका आंसर क्या है, 2 है। वन ऑफ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। एंड द अदर इज द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, if the length of a student is 104 centimeter, then 104 is its numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement. Similarly, when a crosser sees that each bag contains 5 kg sugar, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement. It would be meaningless का मतलब कोई मतलब ना होना, to state 5 और kg only। नेक्स्ट आपको ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कितनी टाइप्स होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। यू इजीली एक्सप्लेन दैट के 2 टाइप्स होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। नंबर 1 इज बेस क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले हम इस तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेंट बाय बेस क्वांटिटीज। आप एक एमसीक्यूज और मार्क कर लें। आपको मैंने जैसे पहले बता दिया कि हमारे पास टोटल बेस क्वांटिटीज कितनी होती है, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब किसी चीज का इजाद करना। For other physical quantities, these physical quantities are called base quantities. These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light, and the amount of a substance. Derived quantities, those quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. These includes area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge, electric potential, etc का मतलब एक्सेट्रा। मतलब ये कि डिराइव क्वांटिटीज की क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ये नंबर्स जो बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे कुछ लिखी हुई है। इसी तरीके से आपको आपकी बुक पे साइड बॉक्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस यहां से थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, आप ये 2 डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं, विच इज बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिक्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। अब मैं डिराइव क्वांटिटीज की एग्जांपल डेफिनेशन बोल रहा हूं, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड in terms of base quantities are called derived quantities। ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको डिटेल में समझ आ गया होगा।